हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल वाला टेस्ट कैसा हुआ भाई? करण नूर ने तो रैंक 1 लर्निस के कोड के अंदर ही डाल दिया है कि भाई रैंक 1 पे तो मेरा ही नाम आएगा, बाकियों का रैंक 2 से शुरू होगा। क्यों करण? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लर्निस्ट अब करण नूर की रैंक नहीं कैलकुलेट करता, वो सीधा वानी लिख देता है। है नहीं क्या करण अभी मीटिंग में? आया नहीं। आदित्य गर्ग, तुमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी? तो फिर इतने कम नंबर क्यों थे? विदुषी, निष्ठा, वेल डन। हर्ष, आपने बहुत अच्छा किया। हर्षित, आपकी क्या रैंक आई? अच्छा, वेरी गुड। सिद्धार्थ, आपने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। तनवीर, आपकी क्या रैंक आई? मैसेज करो मुझे। तनवीर, मनकीरत। आशीष ने बहुत अच्छा किया। मनकीरत, वेरी गुड। अंशुमन, आपकी क्या रैंक थी? हर्षल, आपकी? ओके, वेरी गुड हर्षल। चलो बच्चों, लगे रहो है ना। अब अगले टेस्ट की भी ऐसी ही तैयारी करो। मैं उसका सिलेबस आपको ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। यस, आपको तो इनडायरेक्ट बेनिफिट था। कई क्वेश्चंस रिपीट थे आपके टेस्ट वाले।
हाँ बच्चों, सर्कुलर वाला कर लिया काम? ओके, मैं एक सेकंड बस खोल रहा हूँ। हाँ भाई, एडवांस के टेस्ट की तैयारी से पहले आपको फिफ्थ की तैयारी करनी है, याद है ना? मैं सोच रहा हूँ फोर्थ को ही सेलिब्रेट कर लेंगे। फिफ्थ का ऐसे ही आपको लगे कि पता नहीं क्लास होगी या नहीं होगी, तो फोर्थ को रख करते हैं फाइनल, पक्का। फोर्थ को क्या करना है एग्जैक्ट? आदित्य जैन, आई विल टॉक। मैं पूछ लेता हूँ उनसे अगर ऐसी कोई ऑप्शन है। सारे टीचर्स होंगे? तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, एनीथिंग इन विच यू आर गुड। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आपको जबरदस्ती गाना ही गाना है या डांस करना है, जो भी आपको अच्छा आता है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने ट्वेल्थ में किया था, तो एक दो बच्चों ने, मतलब उनकी टाइपिंग बहुत फास्ट थी, तो उन्होंने वही करके दिखाया था कि वो मतलब कितने वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकते हैं। वो साइट्स तो हैं उस पे, आ जाता है टाइप करते हुए। तो तो एनीथिंग इन विच यू आर गुड। हाँ, अगर आप सॉन्ग लिखते हो तो कोई बात नहीं। आप मतलब सॉन्ग दिखा देना, गाना मत। हाँ, पोएम चलेगी। एनीथिंग, हाँ अंशुमन ठीक है। ट्वेल्थ में एक बच्चे ने वो स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाई थी। अगर आप कंप्यूटर गेम अच्छी खेलते हो तो आप गेम गेम खेल के दिखा देना। नहीं है देते, ट्विंकल ट्विंकल तो नहीं चलेगी, या तो फिर कपड़े भी वैसे पहन के आना, 4 साल के बच्चे वाले, फिर चल जाएगी। बिल्कुल वैसे ड्रेसअप हो गया ना बच्चे की तरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ना किसी चीज में तो आप अच्छे होते ही हो, कोई तो आपका इंटरेस्ट, कोई हॉबी होती है। जैसे वो रूबिक्स क्यूब करके दिखाएगा हर्ष। यार मेरा मन है पबजी टूर्नामेंट का। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि डाउनलोड करके ना मैं खेलनी शुरू करूँ। वैसे भी ना बहुत बोरिंग हो गया है, मतलब समझ ही नहीं आता घर पे क्या करो। ये, ये सीरीज वगैरह से तो मैं परेशान हो गया हूँ देख के। तो अभी तक तो मैंने नहीं खेली, बट सोच रहा हूँ मैं कि खेलते हैं। हाँ, पबजी दिखा देना। वरुण कह रहा है मैं मूवी देखने में बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ।
एक 12th के एक बच्चे ने ये 11 जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हमने शेयर किए थे, उसने उसमें से टीचर्स के ना छोटे छोटे क्लिप्स काट के मतलब किसी गाने में डाल दिए एडिट करके। बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी उसने। हाँ, पबजी खेल के दिखा देना, कोई चक्कर नहीं है। आदित्य सोच लो, तुम्हारी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट बताओ डाउट्स। आदित्य तुम्हें कोडिंग आती है ना कुछ, शायद वो करके दिखा देना। आप आपस में टीम भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, दैट इज ऑल्सो फाइन। नहीं, बोर करना तो सिद्धार्थ मेरे को आता है, वो तो मैं तुम्हें रोज करता ही हूँ बोर। तुम कुछ और करके दिखाना। हाँ भाई, ए पार्ट बच्चों। कोई डाउट है? तो बहुत ही आसान था। ओके। इसमें एक्सरसाइज 1 में। डन। ओके। 3A में है कोई डाउट? ओके, एक मिनट में खोल रहा हूँ। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन। तो मुझे लैटिट्यूड का क्या मतलब होता है? लाइक दिस, ये एंगल 60 है, आपका पॉइंट यहाँ पे है। तो ये पॉइंट कितने रेडियस में घूम रहा है? आर कॉस 60 r/2। तो उससे ओमेगा आर करके निकाल लो। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट, शेयर नहीं हो रहा ना। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा है कि दो अलग अलग व्हील्स हैं, उनको बेल्ट से कपल किया हुआ है। तो बेसिकली क्या चीज सेम होएगी दोनों के लिए, व्हील्स के लिए? लीनियर स्पीड। भाई बेल्ट तो सेम स्पीड से मूव कर सकती है ना हर जगह। तो ओमेगा इंटू आर सेम कर दोगे, उससे आपके पास दोनों व्हील्स के ओमेगाज में रिलेशन आ जाएगा, बस वही चाहिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचो 3A में? फोर्थ क्वेश्चन, you are given omega as a function of theta, which of the following graph represents the angular acceleration? तो आपको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, आपको अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। ठीक है। तो मुझे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट मेथड, फिर हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। जब भी इस तरीके से कुछ दिया होता है, तरीका तो कैलकुलस ही होता है हमेशा। ठीक है। तो व्हाट यू आर गिवन इज कि डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, थीटा को उस साइड ले जाओ, dt को सॉरी, और फिर ये बन जाएगा इसको इंटीग्रेट कर दो तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके ओमेगा और फिर अल्फा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस। ठीक है। अदर वे जो थोड़ा शॉर्टर मेथड हो सकता है, अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो मुझे हिंट क्या मिल रहा है, ओमेगा का फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है। तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, तो ये क्या बन गया, ओमेगा इंटू व्हाट इज डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये बच्चों क्या आ जाएगा, पहली टर्म का तो जीरो माइनस ऐसे बन गया, मतलब माइनस ए इंटू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा थीटा। अब इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। ऑल्दो ये एक्सप्रेशन टाइम के साथ नहीं आया, बट स्टिल आप
इसी एक्सप्रेशन से बता सकते हो कि क्या आंसर बनेगा। बताओ कैसे। एक तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि नेगेटिव है ये क्वांटिटी, तो आंसर सी या डी में से ही आएगा। दूसरी बात, अब देखो बस अब क्या देखना है आपको, सी या डी में से एक केस में तो ये आ रहा है कि अल्फा बाद में 0 हो रहा है, और एक केस में ये आ रहा है कि अल्फा बढ़ता जा रहा है। तो क्लियरली इस वाले एक्सप्रेशन से आपको ऐसा पता चल रहा है कि थीटा की कोई वैल्यू तो ऐसी बनेगी। ये बच्चों अंदर ए ही आएगा, मैंने गलत लिख दिया अल्फा। तो इससे ये तो पता चल रहा है ना हमें कि कोई तो थीटा की ऐसी वैल्यू आएगी जिससे ये टर्म 0 ही बन जाएगी। तो इसका मतलब अल्फा फाइनली तो 0 बनेगा। तो क्या आंसर बन गया? हर्ष अल्फा एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब अल्फा नेगेटिव, हाँ एक ही बात तो हुई। हाँ बच्चों बताओ इसके हिसाब से क्या आंसर बना? सी, राइट। तो मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, राइट? ओके, और कोई? एक बच्चा करेक्शन कर लो, मतलब अभी तो नहीं कर, मतलब फिफ्थ का आंसर ए आएगा। एक मिनट बच्चा। ओके चलो, बस एक थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट आपको पढ़ाना है, मैं वो पढ़ा के फिर मैं वर्क एनर्जी वाली डिस्कशन करता हूँ, वो भी हमने आज की। याद है बच्चों, वो कर लेना डिस्कस आज। हम्म, ओके। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको अगर हम ब्रॉडली समराइज करें, हमने क्या क्या बातें सीखी थी? कि सबसे पहले तो ये कि सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करो इन एंगुलर वेरिएबल्स। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम दो डायरेक्शंस यूज करते हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल।
ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। अच्छा बच्चों प्लीज ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, वेलोसिटी हमेशा होगी टेंजेंशियल के अलोंग, एक सेकंड में बताता हूँ क्या। और जो एक्सेलरेशन है हमने देखा उसके दो कंपोनेंट्स हैं, अलोंग टी कैप एंड सी कैप, राइट। तो जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो है dv by dt विदाउट वेक्टर, एंड जो एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है दैट इज ओमेगा स्क्वायर r, which can also be written as v square by r, and which can also be written as v into omega। अच्छा बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी हमेशा टी कैप के अलोंग है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है? बताओ भाई। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि वेलोसिटी टी कैप के अलोंग है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, है ना, हमें पता ही है कि वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज कर ही रही है। तो ये टी कैप और सी कैप जो हैं ये हमने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, बट ये इनके साथ डील करना उतना आसान नहीं है जितना आई कैप जे कैप के साथ था, क्योंकि आई कैप जे कैप तो दो कांस्टेंट वेक्टर्स थे, उनका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। टी कैप सी कैप की डायरेक्शंस कांस्टेंट नहीं है, ये माइंड में रखना। टी कैप सी कैप आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, ये हमने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, और जितना हमें इनसे काम करना है वो हमारा हो भी जाएगा, बट ये माइंड में रखना। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट? प्लीज आस्क। ओके, तो बच्चों एक बात अब जब हमें समझनी है, याद करो जब हम वेलोसिटी पढ़ते थे, मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज कर सकती है? अब वेलोसिटी अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है तो उसका क्या मतलब होगा? इट कैन बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। तो बच्चों सर्कुलर के केस में हमें ये बात बड़ी क्लियरली पता चल रही है
कि भाई जो एक्सेलरेशन है उसमें से कौन सी एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन का मतलब तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, राइट? मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज भी हो सकता है और डायरेक्शन में चेंज भी हो सकता है। बट सर्कुलर की हेल्प से हमें बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कब मैग्नीट्यूड चेंज करती है और कब एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन बनाऊं, अभी उसकी वेलोसिटी इधर को है, तो एक्सेलरेशन के हम देख सकते हैं दो कंपोनेंट्स हैं। मैं सेम न्यूटन्स लॉज वाली कन्वेंशन यूज करते हुए एक्सेलरेशन को डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। ये है AT, जो कि हमने देखा कि इज इक्वल टू अल्फा आर एंड इज ऑल्सो इक्वल टू dv/dt विदाउट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है AC, which is v²/r। तो मुझे बच्चों देख के बताओ AT क्या कर रहा है? AT तो क्लियरली इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है dv/dt कि AT is component of acceleration parallel to velocity। तो इसका क्या काम है? This changes magnitude। ठीक है, तो ये बच्चों हर जगह वैलिड है कि एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल होता है वो कंपोनेंट ही उसकी स्पीड चेंज करता है। और वो लॉजिकल भी है ना? भाई आप कार चला रहे हो, कार एक तरफ जा रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में धक्का मारते हो तो कार की स्पीड बढ़ जाती है, राइट? तो अभी तो जो धक्का आप मार रहे हो वो क्या कर रहा है? सिर्फ स्पीड बढ़ा रहा है, वो डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रहा। एंड AC is component perpendicular to velocity। उसका काम है टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आए हमारे पास। एक कंपोनेंट का काम है मैग्नीट्यूड चेंज करना और दूसरे कंपोनेंट का काम है डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, तो ऑल्दो हमने इसको प्रूफ सर्कुलर के लिए किया है बच्चों, ये हर जगह वैलिड है। मतलब ये जो कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट स्पीड चेंज कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दिस इज वैलिड एवरीवेयर, मतलब नॉट नेसेसरली सर्कुलर।
इससे बच्चों हमें एक और बात समझ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ध्यान से देखकर बताओ, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो क्या एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स का होना जरूरी है? कौन सा कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो ना हो? एटी वाला, राइट? तो एटी तो तभी प्रेजेंट होगा जब स्पीड चेंज हो रही है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। और ए सी को तो हमेशा ही होना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना हमेशा। उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। तो यस, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी वेरिएबल है। अगर वी वेरिएबल है तो इसका मतलब ए सी की भी वैल्यू चेंज करती रहेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बच्चों? ये करो बच्चों।
मैं बच्चों लिख रहा हूँ, आप ट्राई करते रहो। करण सेलिब्रेट कर रहे थे रैंक 1। चैन की नींद सो रहे थे हैं।
पूछो, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। आगे खुद लिख लो बस। हाँ जी, किस किस का ये आंसर बना था अभी तक? ओके, गुड। नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था मैग्नीट्यूड। मतलब वो ठीक है, ऑप्शंस देख के पता चल जाता। क्या बन जाएगा वैल्यू पुट करके अंदर? 9 प्लस, ये आ जाएगा। है ना? हाँ बच्चों, कोई डाउट देखो? मतलब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात बस ये हो जाती है, राइट, कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। एक डीवी बाई डी से निकलेगा और एक वी स्क्वायर बाय आर से निकलेगा। ठीक है, इसमें बच्चों आप टी ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने तो इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। आप ये भी कर सकते थे कि बस वी को डी एस बाई डी टी लिख के, मतलब कोई फर्क ना पड़ता, ऐसे लिख के इंटीग्रेट कर देते, बस उसमें एस को 2 पाई आर पुट कर देते। ठीक है, क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है, तो बस अब बस ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी, और ये एक्सेलरेशन जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है।
ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो हमें समझ आई गया उसका, v²/r है। और पर्पस क्या है उसका, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, ये बच्चों सर्कुलर अभी हम यहीं तक कर रहे हैं। इसमें आपका जो होमवर्क है दैट इज 0, 1, 3 का सी एंड डी पार्ट। ओके, 3A करें डिस्कस। मुझे बता दो सही से ही करी हुई है कि नहीं। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। वर्क पर एनर्जी 3A कर लूं डिस्कस। सिर्फ 3A कह रहा हूँ। सर्कुलर तो मैं कर भी चुका डिस्कस। इसका मतलब आदित्य ने करी नहीं थी डिस्कस अभी। मुझे नहीं याद क्या करना था डिस्कस। वर्क पर एनर्जी का 3A था, 3B थी, क्या थी? दोनों थे। तो 3A कर लूं ना आज। लास्ट चांस दे रहा हूँ, वो भी बता दो। 3A का वर्क पर एनर्जी 3A कर लूं डिस्कस। ठीक है। ये बच्चों मैंने होमवर्क में गलत लिख दिया। CD नहीं है, BC है। हमने A किया हुआ है ना पहले। नोट कर लो, बाद में कोई ये मत कहना कि किया नहीं। सर्कुलर वाला जो होमवर्क है उसमें B और C पार्ट्स हैं। एडवांस क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वो मंडे तक है आपके पास टाइम, राइट? ये कहाँ तक किया हुआ है बच्चों, 3 है? फिर तो कुछ बचा ही नहीं 3 है में। मैं भी इतनी देर पूछ रहा था।
हाँ जी, बताओ एच पार्ट। 7th क्वेश्चन। 8। हम्म। 7th क्वेश्चन देखो बच्चों। 9th बी। ठीक है। 7th क्वेश्चन। Twice the mass during the impact। ओके, तो आप देख सकते हो कि ए पार्ट और बी पार्ट तो आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं। सी बताओ पहले, चलो। सी ट्रू है, फॉल्स है? बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ वैसे इलास्टिक कोलिजन। ये दिया होना चाहिए, isn't it? इसमें लिख लो बच्चों 7th में कि इलास्टिक कोलिजन। हाँ मतलब वो ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हेडिंग है तो उससे पता चल गया आपको। बट इट शुड बी मेंशन्ड, राइट? ओके, तो उसके हिसाब से सी तो आ ही गया। ए और बी को देखते हैं। मुझे बताओ बच्चों, आप मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे बताओगे? मतलब ऑब्वियसली जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होएगी। कैसे बता सकते हैं इसको? कोई बताना चाहेगा जिसने किया हो? एक तो आप उससे कह सकते थे, मतलब जो हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब आती है कि जब वी रेल 0 आता है। बट कोई मतलब इसका लॉजिक इस केस में कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इस बात को? बताओ, जिन लोगों ने डाउट नहीं पूछा था, आपको तो पता होगा। वही क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम की कंडीशन क्या होगी।
बोलो भाई। मतलब कैन यू समहाउ प्रूव दिस कि काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है तो बी रियल जीरो होगा? बोलो भाई, जिसने किसी ने किया तो बताओ, नहीं किया तो बताओ। देखो, ई से मत कंफ्यूज करो। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको शायद लग रहा है कि ई की कंडीशन वैलिड हो रही है या कुछ। ई तो बना ही बिफोर द कोलिजन या आफ्टर द कोलिजन के लिए है। ये अगर जो कंडीशन आ भी रही होगी ना, वीरल इक्वल टू जीरो, ये कब आ रही है? ये ड्यूरिंग द कोलिजन आ रही है, जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है। तो अभी इस इंस्टेंट पे ई एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो बच्चों, कैसे कैसे हम इस बात को कह सकते थे, इसको ध्यान से समझना। एक तो आपने, आपको उससे भी आइडिया लगा होगा कि हमने और भी जो क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे ऐसा कुछ बात की थी, वो दो स्प्रिंग ब्लॉक वाला या कुछ, वहां पर भी ऐसा आ रहा था कि हमेशा वीएल जीरो आ जाता था। तो वहां तो स्प्रिंग वाला सिस्टम था, वहां तो समझना आसान था कि भाई स्प्रिंग की कंप्रेशन जो है वो मैक्सिमम मिनिमम तब होगी जब आपस में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ तो स्प्रिंग वाला कुछ है नहीं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? बच्चों देखो, एक तरीका क्या हो सकता है। हम्म, एक मिनट मुझे उससे बताना, क्या हम इसको बच्चों उससे कर सकते हैं? हम्म, तो अभी मेरे माइंड में आया बाई चांस। देयर आर मल्टीपल वेज। एक अभी मेरे माइंड में आया, क्या हम इसको उससे कर सकते हैं एएम जीएम टाइप से? मैथ्स वाले बच्चों बताना कुछ, एक वो वेटेड मीन वाला होता है ना कुछ, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिख सकता हूँ? मतलब जो मेरी क्वांटिटीज हैं वो ये हैं। मतलब खैर मुझे तो उससे मतलब नहीं है, वो जो भी आए। बेसिकली आपको ख्याल होगा ना, वो जो एएम जीएम होता है उसमें ये क्वांटिटी मिनिमम कब होएगी?
जब दोनों इक्वल होंगे। नहीं, इक्वल या एम इक्वल टू, वेटेड में भी सेम होता है बच्चों? जो वेटेड एम जी एम होती है वो कैसे लगती है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। वेटेड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नहीं, इससे तो नहीं फिर बन रहा लगता। हाँ जी, कोई मैथ्स वाला बोलना बच्चा, कुछ हो सकता है उससे, एम जी एम से। ये एम जी एम पे कोई कंडीशन भी होती है कि वो मतलब कब अप्लाई हो सकती है, कब नहीं अप्लाई हो सकती? बट हमारे केस में एक्चुअली एक और पंगा भी है ना कि ये जो मतलब साथ में मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए ना, वो भी एक कंडीशन है। और इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हो सकती हैं काइनेटिक एनर्जी की, सारे केसेस तो हो नहीं सकते। हाँ, एक तरीका तो वो है ही है कि मैं आपको कह देता कि आप बॉडीज को ही ऐसे मान लो कि बॉडीज के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। वो तो कर ही सकते थे, उससे तो ये निकल ही आता है एक सेकंड में, वी देयर इक्वल टू जीरो। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि और क्या तरीके हो सकते हैं। एएमजीएम से तो नहीं निकल रहा। अगर हम स्टैंडर्ड कैलकुलस लगा दें बच्चों, फिर अगर मैं कैलकुलस की कंडीशन लगा दूं कि भाई हाँ मोमेंटम कंजर्व्ड है।
शॉर्टकट तो वो है ही कि आप मान लो दोनों बॉडीज के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है, वो तो है ही है, तो एक तरीका। उससे तो जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया ही था उससे 1 सेकंड में ही आ गया कि हाँ भाई बी रेल 0 मान लो। 1 सेकंड यार, बंद हो गया। तो क्या हम मैथमेटिकली, हाँ बच्चों ट्राई करो प्लीज, क्या हम मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब आएगी जब वी रेल 0 होगा। ये कंडीशन है ना आपकी कि m1v1 प्लस m2v2 तो कुछ कांस्टेंट है। आपको ये प्रूव करना है कि हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर मिनिमम तब है जब v1 इक्वल टू v2 है। जनरल लिख के देख लो, मतलब सी मैथमेटिकली कुछ बन रहा है किसी तरीके से। हो गया प्रूव एक लाइन में, है ना। देखो हाँ जी, देखो बच्चों हो गया। ठीक है ना बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा था बार बार, मतलब मैं कह रहा था कि वी शुड बी एबल टू प्रूव दिस ना, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां मोमेंटम कंजर्व्ड है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम तब होएगी जब वेलोसिटीज इक्वल होंगी। अंडरस्टूड। नॉन मेड वालों आपने मुझे बताना है कि ये एएमजीएम से क्यों नहीं आया।
ठीक है जी। बस मैंने क्या किया, मोमेंटम वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, उसको यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट v1 इक्वल टू v2। ओके, तो बेसिकली उस क्वेश्चन में क्या करना था, यहाँ पे बस आपको ये कंडीशन अप्लाई कर देनी थी फर्दर कि वेलोसिटी इक्वल है, तो उससे आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो अगर टोटल एनर्जी 3 है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में बच्चों सिचुएशन इस तरीके से है, ऐसे एक सर्कुलर ट्यूब के अंदर है, तो एक 2m का है, एक मास m का है, वो उसको वेलोसिटी v से हिट कर रहा है। तो आप आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज निकाल लोगे, ठीक है, नॉर्मल कोलिजन की कंडीशन से। उसके बाद अगला कोलिजन कब होगा, मतलब ये बच्चों ऐसा आ जाएगा कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इधर को है और इसकी इधर को है, तो वो जहां भी कोलाइड करेंगे उसकी क्या कंडीशन बन गई कि दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो 2 पाई आर के इक्वल होना चाहिए सम। अंडरस्टूड? एंड नाइन्थ क्वेश्चन, दो रिजिड बॉल्स, एक सुपर बॉल है वो जो दोनों के बीच में ऑसिलेट टाइप्स कर रही है, ग्रेविटी नेगलेक्ट। इसमें बच्चों एक कंडीशन ये लिखी होनी चाहिए नाइन्थ में कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हम जो एवरेज फोर्स निकाल रहे हैं वो एक लॉन्ग टाइम के बाद निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब एवरेज फोर्स हो जाएगी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब क्योंकि टाइम हमने लॉन्ग ले लिया बच्चों, तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि बॉल पहले कहाँ पे थी, बहुत टाइम के बाद कहाँ पे थी, बिकॉज हम बहुत लंबा टाइम मान रहे हैं। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेट से ये जस्ट कोलिजन के बाद वाली स्पीड v है, ठीक है। तो मान लो कि एक बहुत टाइम हो गया जिसके बाद n कोलिजन हो गए इसके। अब हर कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 2mv। तो मैंने बोला n कोलिजन्स तो मल्टीप्लाइड बाय n, और n कोलिजन्स में बच्चों टाइम कितना लग जाएगा। देखो एक कोलिजन के बाद वापस यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लग गया, 2d बाय v।
n कोलिजन्स में क्या हो गया, n मल्टीप्लाइड बाय 2d। तो इससे आंसर निकल आएगा आपका। मुझे बताओ जो मैंने लॉन्ग टाइम बोला उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बताओ बच्चों। देखो लार्ज टाइम था तभी हम ये मान सकते पाए ना कि भाई n कोलिजन्स हुए हैं, तो उसमें ये फर्क ना पड़ता कि बॉल कहाँ पे है। अगर बहुत छोटा सा टाइम होता तो फिर तो एग्जैक्टली डिपेंड करता कि बॉल पहले कहाँ पे है बाद में कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज होता। मतलब मान लो आपका टाइम बहुत ही छोटा सा होता, तो जो पोजीशन मैंने ली है उसमें तो यही हो सकता है कि उतने कम टाइम में तो बॉल दोबारा कोलाइड भी ना की हो दीवार से ना। तो इसलिए लॉन्ग टाइम लेना जरूरी था, ताकि हमें बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। चलो आगे बचो। तो 12th क्वेश्चन में आप क्या करोगे? एक तो हैवी बॉल दिया हुआ है, तो उससे आपको पता है कि बॉल की स्पीड में तो जो बॉल है उसकी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बॉल की आप स्पीड निकाल लोगे ई की इक्वेशन से, राइट, जैसे हमने क्लास में भी किया था। फिर वर्क डन क्या होगा, डेल्टा के ई। ठीक है, आगे। द 12th में जो बॉल है वो पहले से ही बी से ही मूव कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो आपको बच्चों क्या कंडीशन लगानी है। मतलब ये आंसर क्यों इनइक्वालिटी में आ रहा है? आपको कहा है कि सेकंड बॉल इज रिलीज्ड exactly when the first ball collides with the surface. The first ball has made two more collisions by the time the second one collides. तो ये जितनी देर में नीचे आई, ये टाइम तो आपको पता है कि इसका तो अभी कोलिजन का चक्कर ही नहीं पड़ा। ये टाइम तो √2h/g हो गया। अब इतने टाइम में आपको ये कहा है कि जो ये बॉल नीचे थी इसने दो कोलिजन्स कर लिए, मतलब ऐसे टकरा के, थोड़ा सा साइड पे दिखा रहा हूँ जस्ट टू बी क्लियर, फिर एक और। अब बच्चों क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि बस यहीं तक हुआ हो। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट, और तीसरा कोलिजन भी होने वाला हो। तो आपको इसके हिसाब से रेंज बनानी है कि कितना टाइम निकला होगा। भाई दो, हमें तो बस ये कहा है कि उसने दो बार दीवार से टकराना, फर्श से टकराना है। तो दो बार तब भी टकराई हो सकती है कि जब सेकंड जस्ट खत्म हुआ हो, और वो तब भी हो सकता है
जब वो सेकंड बार टकरा के अभी हवा में ही हो, मतलब बस नीचे ना पहुंची हो। ठीक है ना? आगे बचो। और कोई? हाँ बचो, 3A में है और कोई? बच्चों J5 में 4.5 हाँ लिखा ही हुआ है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट है 4.5। ये 10th क्वेश्चन, एवरेज स्पीड। तो ये जैसे जो हमने क्लास में किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई थिंक इन्होंने जो आंसर दिया होगा वो तब आ रहा होगा अगर आप बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला है, जब वो नीचे आ रही है वो वाला ना कंसिडर करो। इज इट? वो जो पहली रूट 2h/g वाली टर्म है। इन्होंने फर्स्ट कोलिजन के बाद से डिस्टेंस लिया होगा, या डिस्टेंस पूरा लिया स्टार्ट से। डिस्टेंस पूरा लिया है और टाइम भी पूरा लिया है। मतलब आइडियली तो मेंशन नहीं है, तो फिर तो पूरा लेना चाहिए स्टार्ट से। तो उससे आ रहा है आंसर, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ही टाइम लेते हैं हम। बोलो भाई। आ रहा है उससे, बिल्कुल स्टार्ट से डिस्टेंस लो, उसी से टाइम लो। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, देन बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।